चैप्टर 11 क्वेश्चन 1 आंसर इज ट्रू, बिकॉज ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना बच्चों, ये जनरली चेंज नहीं होती एक डिफाइंड अकाउंटिंग पीरियड में। ये चेंज होती है तभी व्हेन देयर इज चेंज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, राइट, या फिर चेंज इन फैक्टर प्राइसेस। अगर ये सेम रहे तो फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम रहेगी। क्वेश्चन 2 आंसर इज ट्रू, बिकॉज अंडर करंट कॉस्ट मेथड हमको सिखाया जाता है कि हम एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स को उस प्राइस पर दिखाएं जिस भाव पर हम प्रेजेंटली एक नया एसेट खरीद सकते हैं। और ये यूज किया जाता है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में। और वैसे तो आपको पता है देयर इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड आल्सो, जिसमें हम एसेट्स को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन पे दिखाते हैं। दो अलग अलग मेथड से ही। क्वेश्चन 3 आंसर इज फॉल्स। फॉल्स क्योंकि कैश और नेट प्रॉफिट नेट लॉस का कोई रिलेशन नहीं है, राइट। कैश इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है नया लोन लेने से, कोई एसेट बेच देने से। और नेट प्रॉफिट हो तो वो भी कैश में हो, जरूरी नहीं है। नेट प्रॉफिट तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे भी आ सकता है। तो अगर मैंने गुड्स उधारी में बेचे हैं और मेरे को नेट प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ दिखेगा, मगर कैश बढ़ा हुआ दिखे जरूरी नहीं है। और सेम चीज होती है नेटवर्थ के साथ। लॉस से नेटवर्थ कम होता है, ये बात सही है, कैपिटल से माइनस करते हैं अपन नेट। लेकिन नेट लॉस के अलावा भी अगर मान लीजिए प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिया आउट ऑफ कैपिटल, तो भी तो नेटवर्थ कम होगा। तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस, कैश और नेटवर्थ ज्यादा रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन 4 आंसर इज फॉल्स, बिकॉज हमको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता है, हेल्प्स इन असेसिंग इनकम, राइट। बैलेंस शीट का काम है पोजीशन बताना। फाइनेंशियल पोजीशन इज डिस्क्लोज्ड बाय बैलेंस शीट, नॉट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन 5 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि स्टेटमेंट एकदम उल्टा लिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट। इसमें हम एक पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरा रेवेन्यू और एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं हमारा नेट प्रॉफिट। जबकि बैलेंस शीट एक पॉइंट स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन, एज एट। तो उसमें जितनी भी वैल्यूज लिखी जाती है वो एक पर्टिकुलर डेट को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसके अंदर डेटर, स्टॉक, कैपिटल सब कुछ 31 मार्च की डेट का लिखा होगा। तो बैलेंस शीट इज अ पॉइंट स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ पीरियोडिक स्टेटमेंट। क्वेश्चन 6 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं हम उनको बुक्स में कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट वैल्यू पे कभी नहीं दिखाते। क्वेश्चन 7 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि कैसा फनी स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस पहले बनाओगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओगे, राइट। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर ट्रायल बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का जो रॉ मटेरियल है वही तो ट्रायल बैलेंस है। क्वेश्चन 8 आंसर इज फॉल्स, बिकॉज इसका जो ऑर्डर है, डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करते हैं जो एडजस्टमेंट्स में दिए होते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स निकालते हैं और फिर बचे हुए डेटर्स पे बेटा डिस्काउंट का प्रोविजन बनाते हैं। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज द लास्ट आइटम टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेटर्स। क्वेश्चन 9 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर आता है, डेटर अकाउंट में डेबिट में नहीं आता है। उस एंट्री में डेटर का तो कोई काम ही नहीं है। प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करिए और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। क्वेश्चन 10 बेटा आंसर इज ट्रू, बिकॉज जो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो रहा है, कैपिटल एसेट्स हो रहा है, वो हमारा कोई डे टू डे प्रॉफिट नहीं है। तो हम उसे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ट्रू नेट प्रॉफिट के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे। हम ऐसे प्रॉफिट्स को कैपिटल गेन बोलते हैं और इनकी अकाउंटिंग हम अलग से कर सकते हैं। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस निकालना है तो काउंट कर लीजिए,
मगर ऐसे प्रॉफिट्स नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट से कैपिटल गेन की गिनती में आते हैं, इनको हमारे ट्रू नेट प्रॉफिट की काउंटिंग में नहीं लेते। क्वेश्चन 11, फंडामेंटल आंसर क्या होगा इसका? ट्रू। बिकॉज अपने को सिखाया जाता है जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज निकालते हैं, उसमें ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऐड करते हैं। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं गुड्स को फैक्ट्री तक लाने में या गोडाउन तक या शोरूम तक लाने में जो खर्चा लगता है उसको जोड़ते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसको ऐड करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी यही बोलता है। लेकिन अब मेरे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो हम इनको अलग से लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, और फिर लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह। तो अल्टरनेटिवली इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स भी हो सकता है कि मैं अगर चाहूं और उसमें ना ऐड करूं तो मैं अलग से भी लिख सकता हूं, अकाउंटिंग कन्वीनियंस के लिए। क्वेश्चन 12 आंसर इज फॉल्स बिकॉज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा हम किसको बोलेंगे? लॉस को। सरप्लस नहीं होता है, वो डेफिसिट होता है। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं, अगर एक्सपेंसेस बड़े हैं, ज्यादा हैं, तो ये लॉस है, डेफिसिट है। क्वेश्चन 13 आंसर इज अगेन फॉल्स। बहुत सिंपल रीजन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो रियल एसेट नहीं है, वो फिक्टिशियस एसेट है, राइट? क्योंकि वो तो लॉस है ना, उसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, वो कोई रियल एसेट नहीं है, फिक्टिशियस एसेट। क्वेश्चन 14 आंसर इज फॉल्स क्योंकि बेटा आप जानते हो बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं उसमें जो अमाउंट्स हम लिखते हैं वो पर्टिकुलर पीरियड के नहीं होते, वो एक पर्टिकुलर डेट के होते हैं। हम बैलेंस शीट के ऊपर हेडिंग क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज एट, राइट? और हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड। तो बैलेंस शीट में पर्टिकुलर डेट के अमाउंट्स आते हैं। क्वेश्चन 15 आंसर फॉल्स। लिक्विडिटी अप्रोच की बात कर रहे हो, तो लिक्विडिटी अप्रोच अगर चलाओगे बैलेंस शीट में तो लिक्विड एसेट्स को टॉप पे रखोगे और जो नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, उनको नीचे रखोगे, राइट? लिक्विडिटी इज द ऑर्डर जहां पर लिक्विड एसेट्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। क्वेश्चन 16 आंसर इज फॉल्स बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स को बैलेंस शीट में एसेट नहीं दिखाते। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ओनली दोस ट्रांजैक्शंस आर recorded in the books of accounts which can be expressed in terms of money। तो ह्यूमन लाइफ का तो मनी मेजरमेंट नहीं हो सकता ना, वो तो इनवैल्यूएबल है, इसलिए उसको नहीं दिखाया जाता। क्वेश्चन 17 आंसर इज फॉल्स। कितना सिंपल है, प्रोपराइटर अगर ड्राइंग कर रहा है तो क्या आप उसे P&L अकाउंट में दिखाएंगे? नहीं साहब, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये तो उसकी कैपिटल है, वो विड्रॉ कर रहा है। तो इसे हम बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे। क्वेश्चन 18 आंसर इज फॉल्स क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से एसेट कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता। आपने सारा स्टॉक बेच दिया हो इसलिए स्टॉक जीरो हो गया। प्रॉफिट लॉस तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से आता है, तो हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हो, उस कारण से आपको लॉस आया हो। तो आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन 19 आंसर इज फॉल्स। ग्रुपिंग और मार्शलिंग बहुत अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। ग्रुपिंग का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर नेचर की चीजों को एक प्रॉपर कॉमन हेडिंग में लिखते हो। जैसे अपन ट्रेड रिसीवेबल जब लिखते हैं बैलेंस शीट में तो उसके अंदर डेटर और बिल रिसीवेबल ले लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं तो उसमें सारे नॉन करंट एसेट्स ले लेते हैं, ये ग्रुपिंग है। और मार्शलिंग क्या होता है? अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। दो टाइप के ऑर्डर अपन बैलेंस शीट में फॉलो करते हैं, आपको पता होगा। एक तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस जिसमें हम नॉन करंट एसेट पहले लिखते हैं फिर लिक्विड एसेट्स लिखते हैं, और दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी जिसमें हम पहले लिक्विड एसेट्स लिखते हैं फिर नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं। क्वेश्चन 20 आंसर इज ट्रू बिकॉज डेटर्स तो लिक्विड एसेट है ना दोस्तों, हम उनको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, रेडीली कन्वर्ट करा सकते हैं कैश में। हाँ, उनको हम क्विक एसेट भले ही ना बोले, राइट,
बट लिक्विड एसेट तो है डेटर्स। क्वेश्चन 21, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ऐसा आप बोल ही नहीं सकते कि क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। कितना खराब लगता है ऐसा कहना। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है अगर आपने उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है, और या तो आपने एडजस्टेड परचेजेस निकाल लिया है या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लिया, तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है तो फिर फाइनल अकाउंट्स में उसको केवल बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखना है, फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। क्वेश्चन 22, आंसर फॉल्स, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट ही उल्टा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, यानी इससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकली। और ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस शीट क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन बताना। तो एक का काम है प्रॉफिट लॉस बताना यानी इनकम स्टेटमेंट, दूसरे का काम है एसेट लायबिलिटी पोजीशन बताना यानी फाइनेंशियल पोजीशन। क्वेश्चन 23, आंसर फॉल्स। बहुत लॉजिक बेस्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। मेरे बच्चों की अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी तो इसका आंसर खुद ही जानते हैं क्या है। यार जो इनकम स्टेटमेंट है ना, यानी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें तो हम नॉमिनल अकाउंट्स की क्लोजिंग एंट्री काउंट करते हैं ना, एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यूज, इनकम्स। और बैलेंस शीट जो है ना, वो रियल और पर्सनल अकाउंट पर बेस्ड है। बैलेंस शीट में डेटर, क्रेडिटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, कैपिटल, ड्राइंग, क्रेडिट, अपना बिल्स पेबल, लोन, ये सारी चीजें आती है। क्वेश्चन 24, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग होता है डायरेक्ट ऑपरेटिंग रेवेन्यूज माइनस डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉट ऑल एक्सपेंसेस। ऑल रेवेन्यू, ऑल एक्सपेंसेस का इसमें कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन 25, आंसर इज फॉल्स। आप जानते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग होता है आपके जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हैं उसमें से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस को माइनस करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नहीं गिन सकते। क्वेश्चन 26, आंसर इज फॉल्स, बिकॉज नेट प्रॉफिट जो है इट मीन्स ऑल रेवेन्यूज वेदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट माइनस ऑल एक्सपेंसेस वेदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, सब कुछ लेके नेट प्रॉफिट आता है। क्वेश्चन 27, आंसर इज फॉल्स, बिकॉज डेप्रिसिएबल एसेट्स को हम कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिखाते बेटा, हम दिखाते हैं उनको कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन 28, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि फिर से वही बात है, करंट एसेट्स को हम या तो उसकी कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएंगे, विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा, प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्वेश्चन 29, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि लिक्विडिटी में हम क्या करते हैं, लिक्विड एसेट, जो मोस्ट लिक्विड एसेट है उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, सबसे ऊपर, और जो लीस्ट अर्जेंट पेमेंट है वो सबसे नीचे आएगा लायबिलिटी साइड पर। ये लिक्विडिटी ऑर्डर है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये तो पूरा ही उल्टा स्टेटमेंट है, राइट। क्वेश्चन 30, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज को अपनी बैलेंस शीट ऑर्डर ऑफ परमानेंस पे बनाना होती है, लिक्विडिटी पर नहीं। क्वेश्चन 32, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो रिवर्स है। डेबिट बैलेंस होता है बेटा सेल्स रिटर्न का और क्रेडिट बैलेंस होता है परचेज रिटर्न का। तो ये जब माइनस किए जाएंगे तो सेल्स एंड परचेज से रिस्पेक्टिवली माइनस किए जाएंगे, परचेज और सेल्स से नहीं। सेल्स से माइनस होगा सेल्स रिटर्न, परचेज से माइनस होगा परचेज रिटर्न। क्वेश्चन 33, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम अगर बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो इनका सिंगल इफेक्ट आएगा, ये तो सही है, लेकिन कहाँ, सीधा बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। क्वेश्चन 34, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा ये एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है, इनकम है,
अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये बैलेंस शीट में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं। क्वेश्चन 35 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स जो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के पहले बनाया जाएगा, उसके बाद डिस्काउंट आएगा। तो आप बेशक एडिशनल बेड डेट्स माइनस कर लीजिए पहले डेटर्स में से, एडिशनल डिस्काउंट माइनस कर लीजिए, लेकिन उसके बाद बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स और लास्ट में बनेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्वेश्चन 36 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि अगर आपने ओपनिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनाई है, इसका मतलब आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट इग्नोर कर दी, ये तो टू साइडेड एरर हो गई। तो इसमें तो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट पक्का मैच हो जाएगी, क्योंकि वो आइटम पूरी तरह से गायब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। क्वेश्चन 37 आपका जो है आंसर फॉल्स है, क्योंकि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स तो मेरे बच्चे जानते हैं इसका डेबिट बैलेंस होगा। कोई भी प्रोविजन आप एसेट पे बनाओगे क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रोविजन लायबिलिटी पे बनाओगे डेबिट बैलेंस हो जाएगा। कितनी सिंपल बात है। क्वेश्चन 38 आंसर फॉल्स है, क्योंकि इसमें दिए हुए जितने भी नाम है उनमें किसी का भी बैलेंस नॉमिनल अकाउंट नहीं है भैया, नेचर नॉमिनल अकाउंट नहीं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर है रियल अकाउंट, क्योंकि वो एसेट पे बनता है, फिक्स्ड एसेट। बाकी तुम्हारा बैंक अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, ये सब के सब पर्सनल अकाउंट्स हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 39 आंसर इज फॉल्स, बिकॉज बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है। क्वेश्चन 40 आंसर इज फॉल्स, कितना भी अजमा लो मेरा बच्चा गलत नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, राइट। क्लोजिंग स्टॉक रियल अकाउंट है, बाकी सब पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन 41 आंसर इज फॉल्स, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो लोग बनाते हैं, वो कंपनीज बनाती है, वो एंटिटीज बनाती है जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है। ट्रेडिंग वाला तो खाली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 42 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव आप सब जानते हो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना नहीं होता। क्वेश्चन 43 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है, वो कॉस्ट है, एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। क्वेश्चन 44 आंसर फॉल्स है बेटा, तुमने अकाउंट बनाए, तुम जानते हो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेके जाते हैं, और जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। क्वेश्चन 45 आंसर इज फॉल्स, बिकॉज बैलेंस शीट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं वो एट पर्टिकुलर डेट आते हैं। यार ये क्वेश्चन तो अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ना। क्वेश्चन 46 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि लिक्विडिटी ऑर्डर में लिक्विड एसेट, जो मोस्ट लिक्विड एसेट है वो सबसे पहले आएगा, और जो मोस्ट अर्जेंट पेमेंट है वो भी सबसे पहले आएगा, लास्ट में आने का तो सवाल ही नहीं उठता यार। क्वेश्चन 47 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि अगर आप ऑर्डर ऑफ परमानेंस की बात कर रहे हो तो भाई मुझे लगता है कि लिस्ट जो मोस्ट लिक्विड एसेट है उसको तो लास्ट में आना चाहिए, फर्स्ट आने का तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट। ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इस पे बहुत बार बात की है अपन ने, इसी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन 48 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में कुछ भी पक्का नहीं होता, ना तो उसका अमाउंट सर्टेन होता है, पहले से पता नहीं होता, और ना ही उसकी फ्यूचर डेट और फ्यूचर हैपनिंग पक्की होती। क्वेश्चन 49 आंसर फॉल्स, क्योंकि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की यहाँ जो परिभाषा लिखी एकदम ऑपोजिट लिखी है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हमने करंट ईयर में पे कर दिया जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता रहेगा, राइट।